Hello everyone, how are you? 11th class, today I am with lesson The Address written by Marga Minko. Students, you are most welcome in the presentation of this lesson, The Address. I, Surinder Kumar, lecturer in English, welcome you all in this session. चलिए स्टूडेंट्स जानने की कोशिश करते हैं इस लेसन के बारे में और इस लेसन की बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मैं आज आपको सबसे पहले इस लेसन के बारे में कुछ फैक्ट बता रहा हूँ कि इस लेसन को लिखने की जो पृष्ठभूमि है वो क्या रही। जो डच ज्यूज हैं सफर्ड परसिक्यूशन एट द हैंड्स ऑफ जर्मन्स हु इन्वेटेड देम। स्टूडेंट्स बात 1940-41 के आसपास की है जब जर्मनी ने हॉलैंड पर अटैक किया था। तो जो जूस थे वो उनको बुरी तरह से मारा गया, पब्लिक लाइफ से उन लोगों को हटा दिया गया, उन लोगों की ज़मीन को हड़प लिया गया, नॉन जूस को दे दी गई। और स्टूडेंट्स फ्रॉम जुलाई 1942 जो इसके बाद अनएम्प्लॉयड जो जूस थे उन्हें नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया और हजारों लोगों ने उन कंसंट्रेशन कैंप्स में अपनी जान गंवा दी। अब आप सोचना चाहेंगे कि कंसंट्रेशन कैंप क्या होते हैं। कंसंट्रेशन कैंप वो कैंप होते हैं जहां जिनको हम यातना गृह कहते हैं, जहां पर यातनाएं दी जाती थी। यानी जूस को हम हिंदी में कहते हैं यहूदी। हिंदी में क्या कहते हैं? यहूदी। नाजीज जो जर्मनी ने जो रिलीजन फॉलो करते थे, तो जूस और नाजीज के बीच का जो ये कन्फ्लिक्ट था, ये लेसन इस कन्फ्लिक्ट को लेकर है। अब आप समझ रहे होंगे कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि जूस और नाजीज का जो एक कन्फ्लिक्ट है ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वो सारा का सारा हमारे सामने आता है और नाजीज ने जूस के ऊपर बहुत अत्याचार किए थे। आप इतना जान लीजिए। इस पृष्ठभूमि में इस कहानी को जानने का प्रयास करते हैं। अब हम राइटर की बात करते हैं मार्गा मिंको के बारे में। शी वॉज बोर्न इन 1920 और उनका जो रियल नेम था वो है सारा मिंको। तो जूइश फैमिली से बिलोंग करती थी। ऑर्थोडॉक्स जूइश फैमिली का मतलब है जो बहुत ही जो कहते हैं ना धर्म के पूरे उसके पैमानों पर पूरा कोई उतरे तो ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं उसको। तो यहूदी फैमिली से बिलोंग करती थी। नेचुरल है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जर्मनी ने हॉलैंड पर 1940 में अटैक किया था। उसके बाद 1942 में एम्स्टर्डम में वो वापस आती हैं और उसके पेरेंट्स जो है जर्मन मतलब ये है कि उसके पेरेंट्स के साथ जो भी हुआ, जूइश क्वार्टर्स में भेज दिए गए, कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिए गए, फैमिली को डिपोर्ट कर दिया गया, देश से निकाल दिया गया। और स्टूडेंट्स, मार्गा मिंको वाज द ओनली सर्वाइवर ऑफ हर फैमिली। आपने 10th क्लास में भी एक लेसन पढ़ा था जहां पर एन फ्रैंक का जहां पर जिक्र है, आप एनी फ्रैंक भी बोलते हैं, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो वो भी सेम इसी तरह से जूस फैमिली को बिलोंग करती थी। हालांकि वो लड़की उसकी डेथ हो जाती है, बट हमारी जो राइटर है मार्गा मिंको, ये जो है शी वाज द ओनली सर्वाइवर ऑफ हर फैमिली। अब कहानी की बैकग्राउंड पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लेसन की बैकग्राउंड, वो मैंने आपको बैकग्राउंड बताई थी जिस पूरी पृष्ठभूमि में कहानी लिखी गई है। अब कहानी की बैकग्राउंड क्या है? ये स्टोरी एक अकाउंट है एक डॉटर का। एक डॉटर ने एक अकाउंट लिखा है, हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स माने जो चीज़ें उसकी माँ की थी। वर्ल्ड वार के बाद हॉलैंड के अंदर वो अपनी माँ की जो चीज़ें थी, जो वस्तुएं थी, बिलोंगिंग्स थी, उनकी तलाश में एक बेटी जाती है और ये एक उसका अकाउंट है कि किस तरह से वो अपनी माँ की जो बिलोंगिंग्स हैं उनको तलाश करती है। वो उस एड्रेस को ढूंढती है जो एड्रेस उसकी माँ ने बताया था। और जब वो उस एड्रेस पर पहुंचती है तो जब अपनी माँ के सारे सामान को देखती है तो उसकी भावनाएं
एकदम उसे विचलित कर देती हैं। पुरानी यादें सारी की सारी उसके दिमाग में आ जाती हैं। मान लो अगर आप कहीं, आप किसी कोई चीज़ आपके पास थी, कुछ साल आपने रखी, फिर आप किसी को देकर कहीं बाहर चले गए, फिर अचानक आप आते हैं, फिर आप उन चीज़ों को देखते हैं, तो नेचुरल आपकी पुरानी यादें उन चीज़ों को देखने से वापस जरूर आएंगी। लेकिन यहाँ पर इस कहानी में क्या होता है कि लेखिका जो हमारी हैं वो उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहती है और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती है। वो उन चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहती, उन चीज़ों को उसे पाने के लिए वो कोई प्रयास नहीं करती। स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं, ये हमें हमेशा, आप ये मान के चलिए कि जब भी हम अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं तो ये मान के चलिए कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हम उन्हीं चीज़ों को पाना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप उसको पाने के लिए बहुत प्रयास करेंगे, बहुत संघर्ष करेंगे, तो हो सकता है कि आप उन चीज़ों को अच्छे से, जो उसकी एक वैल्यू है, उसका जो वर्थ है, वो खो दें और बहुत टाइम आपका इसमें जा सकता है। तो राइटर ये कहती हैं कि मैं उन चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहती थी और मैं अपने जीवन में आगे जाना चाहती थी। इस कहानी में स्टूडेंट्स 2 ही मेन कैरेक्टर हैं जिन्हें हमें जानना है। नरेटर जो यहूदी है रिलीजन से, जो मिसिस डॉर्लिंग के यहाँ जाती है। जो दूसरी हमारी कैरेक्टर है मिसिस डॉर्लिंग, जिसका एड्रेस है हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो वो इस एड्रेस पर जाती है, जिसकी मालकिन है मिसिस डॉर्लिंग, और नरेटर उसके घर में विजिट करती है। विजिट क्यों करती है, चलिए अब सारी कहानी को हम देखते हैं। ये बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के साथ, इस पृष्ठभूमि के साथ अब कहानी को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो एड्रेस क्या है, डॉर्लिंग्स हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो हमारी नरेटर जो है यहाँ पर पहुँचती है। यहाँ पर उसकी फर्स्ट विजिट है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वो इस टाउन में आई है और वो मिसिस डॉर्लिंग के पास, जो उसकी माँ की पुरानी जानकार है, उसके पास जाती है। और स्टूडेंट्स, मिसिस डॉर्लिंग वो महिला है जिसे लेखिका की माँ ने अपना बहुत कुछ दिया है। वो आप आगे जानेंगे कैसे। जब लेखिका जाती है तो उसको पहचानती नहीं है। मिसिस डॉर्लिंग डिड नॉट रिकॉग्नाइज द नरेटर। वो ऐसा शो करती है, प्रिटेंड करती है कि जैसे उसने उसको पहचाना नहीं हो। वो पहचान लेती है। एट वन मोमेंट लेखिका को भी लगता है कि शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई हूँ। यानी वो इतना मतलब सही तरीके से उसको कहने की कोशिश करती है कि आई डोंट नो यू। तो लेखिका को भी लगता है शायद मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गई। लेकिन लेखिका ने अपनी मदर का जो कार्डिगन जो उस मिसिस डॉर्लिंग ने डाला हुआ था, उसे देखकर लेखिका को पता चल गया कि वो राइट एड्रेस पे है। यानी मैं जिस एड्रेस पे आई हूँ वो एड्रेस ठीक है। ये महिला मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। अब मिसिस डॉर्लिंग को ये लगता है कि उसको कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि नरेटर की फैमिली से कोई वापस आएगा। नेवर एक्सपेक्टेड दैट समवन फ्रॉम द नरेटर्स फैमिली वुड रिटर्न। कभी नहीं लगता था उसको। उसे लगता था कि अब ये लोग कभी वापस नहीं आएंगे और जो इनका सामान मेरे पास है वो सारा मैं ही रखूंगी। लेकिन जब नरेटर उसके घर में आती है तो सरप्राइज हो जाती है नरेटर को वहां देखकर। तो मिसिस डॉर्लिंग का जो सरप्राइज है वो क्या कहती है, हैव यू कम बैक, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। क्या तुम आ गई हो? कहती मुझे लगता था कोई वापस नहीं आया है। अब स्टूडेंट्स, इस लाइन से भी ये पता चलता है कि हैव यू कम बैक, यानी वो पहचान तो गई है ये कौन है। तो ये एक प्रूफ है हमारे सामने कि मिसिस डॉर्लिंग सरप्राइज्ड हो जाती हैं नरेटर को वहां पर देखकर। लेकिन फिर भी वो नरेटर से बात करने से इनकार कर देती है। यानी जो उसकी माँ की जान की है, जा पहचान की है, मदर को अच्छे से जानती थी, ये कह लीजिए मदर की दोस्त थी, और वो दोस्त आज उसकी जो दोस्त थी उसकी बेटी के साथ उसको अंदर भी नहीं आने देती, जो बहुत लंबे टाइम बाद आई है।
क्यों? लास्ट लाइन में आंसर है, उसे डर है कि कहीं ये जो नरेटर है, ये लेखिका है जो उसके घर आई है, कहीं अपनी माँ की जो पुरानी चीज़ें हैं उनको मांग ना ले। यानी वो उन चीज़ों को देना नहीं चाहती। मिसिस डॉर्लिंग के मन में कहीं ना कहीं ये है कि अब ये सारा सामान मेरा है और ये सामान मैं देना नहीं चाहती, इसलिए उसको मानने से इनकार कर देती। यानी टेक्स्ट के अंदर, आपके लेसन के अंदर वो सारे के सारे सबूत मौजूद हैं कि मिसिस डॉर्लिंग ने नरेटर को पहचान लिया था, लेकिन इस डर से कि कहीं यह सामान वापस ना मांग ले, उसने उसे बात करने से इनकार कर दिया। अब थोड़ा सा जान लीजिए कि अब जिस पार्ट पर हम खड़े थे, 46 मार्कोनी स्ट्रीट पर जो लेखिका खड़ी है, जहाँ पर बात हो रही है, इससे थोड़ा सा अब हम पीछे चलते हैं। आप सपोज कर लीजिए कि 1940 से पहले चलते हैं कि मिसिस डॉर्लिंग नरेटर की मदर की पुरानी जानकार थी, पुरानी दोस्त थी। बहुत लंबे समय बाद दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ, रिन्यू हुआ कांटेक्ट। यानी जैसे आपके दोस्त हैं, कभी बिछड़ गए, 3-4 साल बाद फिर मिले और फिर आपने नंबर एक्सचेंज किए अपने, तो ऐसे ही वो दोनों बहुत सालों बाद मिले थे, तो दोनों फिर दोबारा से मिलने लगे। अब मिसिस डॉर्लिंग लेखिका के घर में रेगुलरली आती थी, लेकिन जब घर से जाती थी तो खाली हाथ नहीं जाती थी, खाली हाथ नहीं जाती थी। तो क्या लेकर जाती थी? प्रेशियस थिंग्स फ्रॉम नरेटर्स हाउस। लेखक का जो है ना हमारे स्टोरी की, उसके घर से जो बहुत उसकी कीमती चीज़ें थी जो उसकी माँ देती थी, वो उन्हें अपने घर लेकर जाती थी। और मिसिस डॉर्लिंग ने क्या एश्योरेंस दिया था? क्योंकि वो युद्ध का समय था और सभी जो जूस थे उन्हें जर्मन से नेचुरल है डर लगता था, क्योंकि जर्मन्स जो है बहुत, जो नाजीज थे वो जूस के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। और मिसिस डॉर्लिंग ने श्योर किया था कि शी वुड कीप दीज प्रेशियस थिंग्स सेफ, कि आपकी सारा सामान, सारी चीज़ें मैं सेफ रखूँगी। इफ़ दे हैड टू लीव द हाउस ड्यू टू वार, कहते हैं चलो अगर आपको घर छोड़ना पड़ा, आपको इस शहर को छोड़कर भागना पड़ा, आपको अंडरग्राउंड होना पड़ा, तो मैं ये सारी चीज़ें अपने पास सुरक्षित रखूँगी। एंड विल रिटर्न देम वेन एवर दे कम बैक आफ्टर द वार, कहता जब कभी ये तो आप लोग वापस आएंगे ना, तो मैं आपको ये वापस भी कर दूंगी। ये एश्योरेंस था मिसिस डॉर्लिंग का। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो देखा कि मिसिस डॉर्लिंग ने क्या अपना एश्योरेंस पूरा करने की इच्छा आपको लगती है? अगर अभी तक का हम पार्ट पढ़ें, अभी तक के पार्ट से हम जानें, क्या आपको लगता है कि मिसिस डॉर्लिंग नरेटर को उसकी माँ का सामान देना चाहती है? क्या आपको लगता है? उम्मीद है आपको अभी तक का वीडियो देखकर अंदाज़ा लग गया होगा कि वो वापस तो शायद ही दे। निष्कर्ष तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, शायद ही अभी दे। आप निष्कर्ष पर जरूर पहुंच चुके होंगे। अब क्या क्या चीज़ें गई ये जानना भी ज़्यादा ज़रूरी है। टेबल सिल्वर, क्रॉकरी, एंटीक प्लेट्स, वॉसेस, ओल्ड फैशन्ड आयरन, हनुक्का कैंडल होल्डर। ये एक शब्द है, ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर। ये कैंडल होल्डर है जो जनरली फैमिलीज़ में रखा जाता था और ये बहुत भारी होता था। इसका यूज़ बहुत लोग ले तो लेते थे, लेकिन यूज़ करना बहुत मुश्किल होता था। एक वुलन टेबल क्लॉथ है जिसके एक एंड जला हुआ है। ग्रीन नीटेड कार्डिगन विच मिसिस डॉर्लिंग वॉज वेयरिंग, और उसकी माँ का एक ग्रीन कलर का कार्डिगन है जो मिसिस डॉर्लिंग ने पहना हुआ था, जिसे देखकर नरेटर ने पहचाना था कि वो सही एड्रेस पर है। अब नरेटर की सेकेंड विजिट, यानी फर्स्ट विजिट में उसने तो अंदर आने नहीं दिया, तो उसको वापस आ गई दरवाजे से ही, लेकिन एक बार फिर जाने का प्रयास करती है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है नरेटर बार बार क्यों जाना चाहती है? क्या वो चीज़ें वापस लाने जा रही है? यानी इस एड्रेस की वैल्यू क्या है? नंबर 46 की वैल्यू क्या है? डॉर्लिंग के हाउस की वैल्यू क्या है? क्या इस एड्रेस पर वो बार बार इसलिए जाती है कि मेरी माँ का बेशकीमती सामान है, मैं उसको लेकर आऊं? आप क्या सोचते हैं? स्टोरी के एंड तक आप अपने दिमाग को एक्टिव रखिए स्टूडेंट्स।
तो पहली विजिट फेल होने के बाद वो सेकंड विजिट पर जाती है, एक ट्राई और करती है, और इस बार वो महिला घर पर नहीं थी, मिसिस डॉर्लिंग घर पर नहीं थी, तो उनकी बेटी थी, तो उस बेटी ने उन्हें अंदर आने दिया। अब यहाँ पर उसने अपनी माँ की जितना भी सामान था, सारी चीज़ें उसने अपनी माँ की वहाँ पर देखी। अब उसकी जो पुरानी मेमोरीज थी अब उसके सामने आ गई। ग्रीन नीटेड कार्डिगन विद वुडन बटन्स नाउ फेडेड विद यूज। अब वो जो कार्डिगन जो उसकी माँ डाला करती थी, जिस पे लकड़ी के जो बटन लगे हुए थे, वो फेड हो गया था, उसका रंग उड़ चुका था, यूज बहुत हो रहा था वो। द हनुक्का कैंडल होल्डर, जो कभी यूज नहीं किया गया क्योंकि वो बहुत हैवी था। वुलन टेबल क्लॉथ, उस पर बर्न मार्क था। वाइट टी पॉट विद ए गोल्डन बॉर्डर, वो भी वहीं पर था। एंटीक बॉक्स फॉर स्पून, स्पून को रखने के लिए एक बॉक्स था पुराना। सिल्वर स्पून्स, फॉक्स, नाइव्स, यानी ये सारा सामान देखकर उसे पुरानी जो बातें हैं वो याद आने लगी। क्या क्या बात कैसे याद आई? अब उसे याद आया कि एक दिन माँ ने उससे कहा था कि वो पॉलिश द सिल्वर, कि सिल्वर के जो सिल्वर होता है चांदी, चांदी को पॉलिश करो, क्योंकि कहती है मैं उस दिन घर पर थी, किसी वजह से थी घर पर थी, और कहता माँ ने उससे पहले मुझे कभी कोई काम नहीं कहा था। स्टूडेंट्स लास्ट लाइन जानिए, लास्ट लाइन समझिए। लेखिका के कमेंट हैं, क्या कहती हैं? इट वॉज द फर्स्ट डे when she came to know that the cutlery they used every day is of silver, कि जो हम कटलरी यूज करते हैं प्रतिदिन वो सिल्वर की बनी हुई है, चांदी के हैं। कहता ये पहला दिन था जब मुझे ये बात पता लगी थी। यानी अगर उसकी माँ उसको ये नहीं कहती कि इसको पॉलिश करो सिल्वर को, तो लेखिका कहती मुझे कभी पता ही नहीं लगता कि हम चांदी के जो बर्तन हैं, सिल्वर के जो बर्तन हैं, उनमें खाना खाते हैं। अब मन की बात क्या आई? अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अर मदर्स बिलोंगिंग। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ का एक लेसन है ये। जिस व्यक्ति को जो चीज़ अच्छी लगती है वो व्यक्ति उन चीज़ों का टेस्ट जानता है। टेस्ट का मतलब चखना नहीं होता हर चीज़ को, टेस्ट का मतलब होता है कि आपको मान लीजिए एंटीक चीज़ें पसंद हैं, तो आप एंटीक चीज़ों का संग्रह करेंगे और आपको ये पता है कि मुझे ये चीज़ कहाँ पर रखनी है, कहाँ पर इसकी शो होगी, कहाँ पर ये अच्छे से नज़र आएगी। ये इसको टेस्ट बोलते हैं। लेकिन लेखिका की माँ ने जो टेस्ट के साथ, जिन चीज़ों के साथ, जिस मेहनत के साथ वो चीज़ें रखी थी, इकट्ठा की थी, अब लेखिका को जब वो चीज़ें वहाँ पर देखी उस घर में नंबर 46 में मार्कोनी स्ट्रीट पे, तो उसका मन जो है बहुत भारी हुआ, दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि जो सारी बिलोंगिंग्स थी अरेंज्ड इन अ टेस्टलेस वे। कहता बेतरतीब रखी हुई थी, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। अगली फर्नीचर, यानी गंदा सा फर्नीचर, और बुरी सी स्मेल थी चारों तरफ घर में। और कहता है मेरा मन बहुत दुखी था। कहता शी वॉन्टेड टू लुक द थिंग्स विच बिलोंग टू हर मदर वंस, एक बार देखना चाहती थी, लेकिन कहती है नाउ द वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स वॉज लॉस्ट टू हर। कहता मेरे लिए इनकी कोई कीमत नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि अब ये बहुत बुरी तरह से रखी गई थी और ये चीज़ें कहीं ना कहीं उसे अपना इतिहास याद दिलाएंगी। नाउ द नरेटर वॉन्ट्स टू फॉरगेट द एड्रेस। अब लेखिका क्या कहती है कि मैं इस एड्रेस को भूल जाना चाहती हूँ। वो अपनी लाइफ में दोबारा जाना चाहती है। कहते मैं तो यहाँ से निकलना चाहती हूँ। क्यों? ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन का लेसन है स्टूडेंट्स। क्या लेसन है? कि जब हम चीज़ों से कट ऑफ हो जाते हैं उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कहते हैं टाइम इज़ ए ग्रेट हीलर, तो समय जैसे जैसे बीतता जाता है हम उन चीज़ों को पीछे छोड़ते चले जाते हैं, और आज वो चीज़ें हमें और अजनबी लगती हैं। उन्हें देखकर कभी ऐसा लगता अच्छा कभी ये मेरा भी था, एक अजीब सी अंदर से फीलिंग आती है। अब नरेटर को ये लगता है कि उसके घर में और उसके दिल में इन चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं है।
नाउ शी डिसाइड्स टू फॉरगेट हर पास्ट एंड मूव ऑन इन हर लाइफ। वो अपने इतिहास को यहीं छोड़कर जाना चाहती थी और अपने जीवन में वो आगे बढ़ना चाहती थी, ताकि हम आगे निकले, इन्हीं चीज़ों के पीछे ना पड़े रहें। क्यों? अब आप छोटी सी बात सोच के देखिए। अब दो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने हैं। सामान किसका? नरेटर की मदर का। सेफ कस्टडी में किसकी में? मिसिस डॉर्लिंग की में। अब अगर आप नरेटर की जगह पर रख के अपने आप को देखो, कभी आपके साथ ऐसा हो कि आप नरेटर की जगह पर हो और किसी मिसिस डॉर्लिंग ने आपका सामान रखा हुआ हो, तो आप क्या कहोगे? कि मेरा सामान वापस दे दे। और अगर वो सामान ना दे तो आप सोचिए क्या होगा, आपके मन पर क्या बीतेगी। और वो सामान दे दे और आपके पास रखने की जगह ना हो तो क्या होगा, है ना? इस तरह के बहुत सारी चीजें आपके मन में उठनी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ का अनुभव ऐसा कभी हो भी सकता है। क्योंकि अभी तो आप स्टूडेंट्स हैं, जब आप लाइफ में आगे जाएंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी चीज़ें किसी को दे देते हैं, लेकिन कई बार वो चीज़ें हमारे पास वापस नहीं आती, और वापस ना आने की वजह से हम लगातार उन लोगों के प्रति कड़वी जो भावनाएं हैं उनको जन्म देते हैं, और हम जीवन में आगे बढ़ने की बजाय उन्हें हराने में ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां आकर हमारा लेसन जो है खत्म होता है, क्योंकि लेखिका उन चीज़ों को वहीं छोड़कर आगे मूव कर जाती है अपनी लाइफ में। वो कोई चीज़ वापस लेने वहां पर नहीं जाती है। ये एक असाइनमेंट है आपके लिए, बहुत अच्छी सी असाइनमेंट है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपके लिए सोचने की बात एक तो ये है, डिड द नरेटर कम टू टेक अवे द बिलोंगिंग्स फ्रॉम मिसिस डॉर्लिंग? क्या वो मिसिस डॉर्लिंग से अपना सामान वापस लेने गई थी? इफ यस, अगर आपको लगता है हाँ सामान लेने गई थी, तो आप कैसे कह सकते हैं? आपने एग्जाम्पल देने हैं। आपको लगता है नहीं सामान लेने नहीं गई थी, तो आपको ये बताना है कि वो सामान लेने क्यों नहीं गई थी, कहां से आपको पता चलता है। हो सकता है अगर मिसिस डॉर्लिंग पहली बार, आपके लिए वैसे ही छोड़ रहा हूं, कि पहली बार जब वो गई मिसिस डॉर्लिंग अंदर बुला लेती, तो हो सकता है कि वो ये भी कह देती कि आंटी मेरा हमारा सामान वापस कर दो। हो सकता है ना, हु नोज। बट कहानी का तथ्य क्या है ये आपने सोचना है। फैक्ट क्या है कहानी के, आपके मन से क्या निकला, आपने क्या सोचा वो अलग बात है, लेकिन कहानी के फैक्ट आपने सोचने हैं कि तथ्य क्या कहते हैं। ये आपकी पहली जो है सक्सेस होगी, अगर आप अपने आंसर्स को केवल फैक्ट के ऊपर रखें, स्टोरी के पार्ट पर रखें। कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको करने भी हैं और सोचने भी चाहिए। What was the woman's reaction when the narrator introduced herself? नरेटर ने इंट्रोड्यूस किया ना अपने आप को, तो उसकी रिएक्शन क्या थी? पहचानने से इनकार कर दिया था, कुछ इस टाइप की थी ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है। स्टूडेंट्स, एक आंसर की लेंथ कितनी हो, अगर इस बुक से हम देखें तो आपको कम से कम ये लगा लीजिए कि 2 से 3 लाइनों में आपका आंसर होना चाहिए। 2 से 3 लाइन में आंसर होना चाहिए। 4 से ऊपर लाइन जाएंगे तो आप सोच लीजिए आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वेयर डिड द वुमन लिव एंड व्हाट वाज हर एड्रेस? कहाँ रहती थी, एड्रेस क्या था, सब दिया हुआ है आपको। व्हाट डिड द नरेटर्स मदर टोल्ड हर अबाउट मिसिस डॉर्लिंग? नरेटर की मदर ने नरेटर को क्या बताया था मिसिस डॉर्लिंग के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। वाई डिड मिसिस डॉर्लिंग टेक अवे नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम द नरेटर्स हाउस? क्यों लेकर गई थी, पता है ना। 5th क्वेश्चन, हाउ डिड द नरेटर रिकॉग्नाइज दैट द टेबल क्लॉथ बिलोंग टू हर मदर? कैसे रिकॉग्नाइज किया, कैसे पहचान में आया कि उसकी माँ का ही टेबल क्लॉथ है ये? मेरे ख्याल वो कहीं से जला हुआ था ना शायद। हाँ, आप आंसर ढूंढ लोगे, मुझे पता है। Why did the narrator decide to leave her belongings to Mrs. Dorling's house? अब नरेटर क्यों अपनी सारी की सारी चीज़ें मिसिस डॉर्लिंग के पास ही छोड़कर चली जाती है? डिस्कस हो ही चुका है, पता ही है आपको। What did she recall about the silver cutlery
है ना। सिल्वर कटलरी के बारे में उसने कुछ कहा था, पॉलिश का, और फर्स्ट टाइम उसे पता लगा था, है ना, कुछ इस तरह का। तो आप जानते हैं कि सिल्वर कटलरी के बारे में क्या चीज़ उसको याद आती है, रिकॉल करती है। द नरेटर रिटर्न टू हर नेटिव प्लेस मैनी ईयर्स आफ्टर द वॉर। वाई डिड शी वेट सो लॉन्ग? इतना वेट क्यों किया उसने, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक में से आप एक बार कहानी को पढ़ेंगे तो कहानी अब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, एक ऐसे टाइप क्वेश्चन और है, और ये ऐसे टाइप क्वेश्चन इस कहानी की सबसे एक खूबसूरत लाइन है, हैव यू कम बैक? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, सेड द वुमन। एक्सप्लेन द ऑन द अबव गिवन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट पर आपको एक अच्छा सा सुंदर सा 80-90 शब्दों में या 100 वर्ड्स तक आप एक आंसर तैयार करें। हिंट मैं आपको देता हूं, हमने क्योंकि डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब पहली बात, नरेटर्स का परिवार क्यों गया, है ना। फिर वो मिसिस डॉर्लिंग के घर क्यों आई, फिर मिसिस डॉर्लिंग ने क्या उसको पहचाना, तो उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, और वाई डिड शी नॉट अलाउ हर टू एंटर हर हाउस, और उसने उसको घर के अंदर क्यों नहीं आने दिया। अगर आप इतने आंसर को समेट लेंगे तो 8 या 9 लाइनें आपकी बनेंगी। तो कुल मिलाकर मुझे ये लगता है कि 80 से 90 वर्ड्स के आसपास आपका आंसर तैयार हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं फिर कहना चाहता हूँ, आपका पोटेंशियल बहुत है, केवल आपने उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है। आपने आंसर देने की टेक्निक खुद सीखनी है, खुद जानना है कि मैंने अपने आंसर कैसे लिखने हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं श्योरली ही आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस लेसन। सी यू सून।